Hello everyone, I am Anshuma Agarwal and today we will read about chemical properties of haloalkanes. We will continue this topic. पहले लेक्चर में हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी हेलोअल्केन्स की, उसमें एक थी एलिमिनेशन रिएक्शन और एक थी रिएक्शन विद मेटल्स, और अब थर्ड नंबर रिएक्शंस हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एंड इसका जो फॉर्म है, मतलब इसका एब्रिविएशन जो है, दिस इज SN. N stands for nucleophilic and S stands for substitution. Okay, and in this reaction we can see one nucleophile. It may be OH negative or any other nucleophile. The nucleophile, it will attack on carbon. Okay, and we know that CX bond is polar bond. X, due to its high electronegativity, contain partial negative charge, so it behaves as a nucleophilic center, and carbon contain a small fractional positive charge, it behaves as electrophilic center. So this nucleophile attack electrophilic center, which is carbon here. Okay, and when this nucleophile attack on this carbon, we get CNU bond, and X negative ion is free and it is called leaving group. ओके, और क्योंकि ये रिएक्शन हेलो एल्केन की है तो हमारा जो रिएक्टेंट रहेगा वो हेलो एल्केन रहेगा और एक हमें यहाँ पे हेलाइड आयन जरूर मिलेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल आपका कुछ भी हो सकता है, इट में बी वाटर, इट में बी OH नेगेटिव, इट में बी अमोनिया, इट में बी CN नेगेटिव आयन। ओके, अच्छा, अब हमें पहले इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है। तो देयर आर टू मैकेनिज्म फॉर SN रिएक्शन, नंबर 1 SN2, नंबर 2 SN1। First we will read about SN2 mechanism. Full form of this, bimolecular, 2 मतलब bimolecular, and N for nucleophilic, S for substitution, bimolecular nucleophilic substitution reaction. And in this मैंने एक example आपको दिखा रखा है यहाँ पे, CH3X plus Nu, it will give CH3Nu plus X negative. डिट्टो यही वाला है, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है, बस अभी थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। और इसको हम थोड़ा इलेबोरेट करके अब इसकी मैकेनिज्म शो करेंगे। मैकेनिज्म का मतलब मैं पूरा बताऊंगी कहाँ से अटैक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा टूट रहा है, कैसे रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इसको हम इस CH3X मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, और अगर इसका हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाए प्रॉपर तो ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन सकता है, और X यहाँ पर राइट हैंड साइड पे है कार्बन की। ओके, और अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा और ये किस साइड से अटैक करेगा, फ्रॉम द अपोजिट टू दैट ऑफ CX बॉन्ड, क्योंकि X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो अगर वो इस साइड से अप्रोच करे, सपोज इस साइड से अप्रोच करे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ रिपल्शन हो जाएगा। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल किधर से अप्रोच करेगा, फ्रॉम दिस साइड, एंड दिस इज एट 180 डिग्री टू CX बॉन्ड। ओके, और अब क्या होगा, ये Nu इस C के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकती है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि Nu का C के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, और C का जो X के साथ बॉन्ड था वो अब ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। मतलब दो स्टेप यहाँ साथ साथ हो रहे हैं, दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। एक बॉन्ड कार्बन Nu का जो बॉन्ड है वो बनना शुरू हो गया, और जो कार्बन और X का बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये दोनों प्रोसेस एक ही स्टेप में हो रहे हैं, तो ये वन स्टेप प्रोसेस इसीलिए है, ये वन स्टेप प्रोसेस है हमारा SN2 मैकेनिज्म। ओके, और इस वाली स्टेट को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, एंड इट इज अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ 5 दिख रही है हमें, तो ये आपका अनस्टेबल है, दैट्स वाई इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हम चेक करें, क्योंकि यहाँ 3 सॉलिड बॉन्ड्स हैं हमारे पास, 3 बॉन्ड है कार्बन के अराउंड सिग्मा, 2 तो आपके वैसे ही डॉटेड हैं, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, sp2। ओके, यहाँ पे कौन सा था, sp3, और अभी किस में बदल गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। और अब क्या होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है ट्रांजिशन स्टेट, तो इट विल ब्रेक, और यहाँ पे CX बॉन्ड पूरी तरह टूट जाएगा, X नेगेटिव फ्री हो जाएगा, और NuC का बॉन्ड पूरी तरह बन जाएगा। ओके, और हमें जो एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे X क्या था, रिएक्टेंट में राइट हैंड साइड पे था कार्बन के, लेकिन अब जो ये Nu जुड़ा है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो जो ये Nu जुड़ा है हमारा, ये किस साइड पे जुड़ा है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी इस वाले कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन था, इसके अराउंड जो एटम्स का अरेंजमेंट था वो चेंज हो चुका है, और अब कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये हो चुका है कार्बन का। तो यहाँ पे टोटली 100% इन्वर्ट हो गया कॉन्फ़िगरेशन, और इसे हम नाम देते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। ओके, अब यही सारे हमने यहाँ फीचर्स की तरह मैंने आपको लिख के दिखा रखे हैं, तो वन बाय वन मैं एक बारी बता समझाऊंगी आपको। ये फीचर्स में नंबर 1, इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही स्टेप है, इसको मैं 2 स्टेप नहीं बोल रही हूँ, एक स्टेप का मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी कार्बन पे हो रहा है, और उसी टाइम CX बॉन्ड भी आपका क्या हो रहा है, डिपार्चर भी हो रहा है, X का CX बॉन्ड ब्रेक भी होगा। ओके, सेकंड जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो बैक साइड से हो रहा है कार्बन के, और किस एंगल किस बॉन्ड के 180 डिग्री एंगल पे हो रहा है, CX बॉन्ड के 180 डिग्री एंगल पर हो रहा है।
ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझिए। जो काइनेटिक्स का जो चैप्टर है हमारे कोर्स में, केमिकल काइनेटिक्स करके एक 4th नंबर चैप्टर है, और उसमें हम रेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो जब हम रेट के बारे में स्टडी करते हैं किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, और जो रेट होती है रिएक्शन की वो किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कम कर दूं सपोज, तो उसकी रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो हम सिर्फ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के टर्म में रेट देखते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में, इस मैकेनिज्म में हेलो अल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों ही हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है इस रिएक्शन के शुरू में, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट रेट के ऊपर पड़ेगा। मैं इसको अगर न्यूक्लियोफाइल को कम कर दूंगी तो भी रेट कम हो जाएगी, अगर मैं हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल को कम कर दूंगी तो भी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्योंकि जो रेट है इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, तो इसका जो ऑर्डर रहेगा, रिएक्शन का ऑर्डर, वो क्या रहेगा, 2। अगर दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का फर्क पड़ रहा है रेट के ऊपर, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 2। अगर सपोज यही मेरा 1 आता है, एक ही रिएक्टेंट आप आता है यहाँ, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाता है, 1। ओके, और एक यहाँ पे मैंने मॉलिकुलैरिटी लिखी हुई है, तो वो भी हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, तो लेकिन थोड़ा ब्रीफली आप देख लीजिए। मॉलिकुलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो स्पीशीज, वेदर वो आयन है वेदर वो मॉलिक्यूल है, जब वो कोलाइड करती है, जो नंबर होता है स्पीशीज का, मॉलिक्यूल और आयन जब वो कोलाइड करते हैं रिएक्शन करने के लिए, तो उस नंबर को हम क्या बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो इस वाली रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहे हैं। ओके, और एक मैंने लिखा है रेट इज इक्वल टू के इज अ रेट कांस्टेंट, आर एक्स की कंसंट्रेशन, एन यू माइनस की कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज द मोलैरिटी। ओके, दिस इज एक्टिव मास, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। नाउ लास्ट पॉइंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन में एक्स किस साइड पे था, राइट हैंड साइड पे, और जब ये प्रोडक्ट बनता है तो इसमें एनयू मेरा किस साइड पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पे 100% कार्बन का जो, कार्बन के अराउंड जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और इसको स्पेशली हमने नाम दे रखा है, इट इज कॉल्ड वॉल्डर इन्वर्जन। ओके, अच्छा, अब ये तो हमारा SN2 के बारे में था। SN2 वन स्टेप प्रोसेस, उल्टा करके देखो, SN2 it follows second order kinetics 2 2। ओके, ऐसे करके आपको याद करना है। नंबर 2 सेकेंड मैकेनिज्म SN1 रिएक्शंस, इट मींस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हमने सेम ही यहाँ पे ले रखा है, बस फर्क क्या है, यहाँ मैंने टर्शरी ब्रोमाइड लिया, टर्शरी हैलाइड, CH3 होल थ्राइस CBr। और इसमें अब न्यूक्लियोफाइल का मैंने अटैक ऐसा नहीं दिखा रखा, न्यूक्लियोफाइल लिख के मैंने यहाँ पे किसका अटैक दिखा रखा है, वाटर का। वाटर इज प्रोटिक सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि प्रोटॉन रखता है अपने पास, जो प्रोटॉन दे सकता है, तो इसको मैं प्रोटिक सॉल्वेंट बोल रही हूँ। और एट द सेम टाइम ये न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। ओके, और जब ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा इस वाले कंपाउंड के ऊपर, तो ये Br किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से, और साथ में Br माइनस बन जाएगा। ये रिएक्शन, ऊपर वाली भी रिएक्शन यही थी एक्चुअली में, वहां हम OH नेगेटिव का दिखाना था हमें रिएक्शन, और यहाँ मैंने क्या दिखाया तुम्हें कि वाटर के साथ ये किस में बदलेगा, OH में बदलेगा। ठीक है, COH, यहाँ पे ग्रुप कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा, OH वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। अच्छा, अब ये जो हमारी SN1 रिएक्शन है, इट अकर इन 2 स्टेप। पहला पॉइंट जो आपको याद करना है इसको उल्टा करके, SN1 अकर इन 2 स्टेप। और क्योंकि जो रिएक्शन 2 स्टेप में होती है तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वो एक स्टेप में नहीं हो रही, मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके, और जो रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन एक स्टेप में हो रही थी, तो वो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन थी। और ये रिएक्शन क्योंकि आपकी 2 स्टेप में हो रही है, तो दीज आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इसका स्टेप वन है ना, यही मेन स्टेप है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये वाटर की प्रेजेंस में, यानी स्क्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, कुछ भी और भी ले सकते हैं हम यहाँ एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, हमें अल्कोहल भी ले सकते हैं, बट हमने वाटर के साथ दिखा रखा है। तो इस प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो ये हेलो एल्केन वाला मॉलिक्यूल है वो किस में ब्रेक कर जाएगा, इट विल ब्रेक इनटू कार्बोकेटायन एंड हैलाइड आयन। यानी ये जो CBr बॉन्ड है ये किसके थ्रू टूट गया, इसको वाटर की हेल्प से ये टूट गया। यहाँ पे वाटर ने खुद डायरेक्ट अटैक नहीं किया इस कार्बन के ऊपर, वाटर न्यूक्लियोफाइल है, प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, उसने खुद इसको नहीं करा है, उसको डायरेक्ट मतलब इसका अटैक नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, उसने CBr बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करी है, और ये बॉन्ड टूटा क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, Br लेके चला गया। तो Br पे नेगेटिव चार्ज और इस C पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये स्टेप आपका रिवर्सिबल है, तो ये स्लो भी होता है स्टेप। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा धीरे चलती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा स्लो होगी। तो ये स्टेप 1 है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन।
ओके। और यहाँ पे वाटर अटैक नहीं कर रहा है, वाटर सिर्फ CX बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके राइट। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। और जो इस CX बॉन्ड को, इस CBr बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी भी तो हमें कहीं ना कहीं से मिलनी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होगी? जब ये हेलाइड आयन वाटर के H+ आयन से सराउंड हो जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन बोलते हैं या हाइड्रेशन बोलते हैं। तो उस केस में एक एनर्जी लिबरेट होगी जिसे हम नाम देंगे सॉल्वेशन एंथैल्पी। तो वो एनर्जी इस रिक्वायर्ड अमाउंट को ओवरकम करेगी। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। इस CBr बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी मिलेगी, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो कहाँ से मिलेगी एक्चुअली में? जो ये हेलाइड आयन टूट के जा रहा है, Br- आयन, जब ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होगा, जब इसका हाइड्रेशन होगा, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, तो उस वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होने से यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी उसके थ्रू ओवरकम होगी। तो ये लिखा है यहाँ पे पॉइंट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट CX बॉन्ड इज कंपनसेटेड बाय सॉल्वेशन एंथैल्पी। ठीक है, और सॉल्वेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी एक ही बात है। और ये कहाँ से मिलती है? ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके। अब हम स्टेप 2 पे जा रहे हैं। अब क्या ये कार्बोकेटाइन बन गया? तो ये तो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, अनस्टेबल है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो कैसे भी करके अपनी डेफिशिएंसी पूरी करेगा अपनी इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब क्या होगा? ये वाटर अपने लोन पेयर्स के साथ इस पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके। और अब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, वाटर हमारा इस साइड से भी अटैक कर सकता है, वाटर हमारा इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो जब वाटर इस साइड से अटैक करेगा, तो आप ये देख रहे हैं कि OH हमारा इस साइड पे सब्सटीट्यूट हो गया, मतलब X मेरा रिएक्टेंट में इसी साइड पर था और इसी साइड पर OH आ गया। ओके। और दूसरे प्रोडक्ट में ये वाटर ने किस साइड से अटैक करा? फ्रॉम दिस साइड, ये मैंने शो कर रखा है। और OH हमारा किस साइड पे लग गया? इस साइड। ओके। और अगर इसको आप इस बॉन्ड से कंपेयर करें, रिएक्टेंट वाले बॉन्ड से, ये देखिए यहाँ पे जो CBr है राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है Br, और इसमें भी OH मेरा किस साइड पे लगा? राइट हैंड साइड पे। यानी ये क्या हो गया है? जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है उसका रिटेंशन हो गया है, वो एज इट इज आगे पहुंच गया है। तो इसको मैं बोलूंगी रिटेंशन। और अगर मैं ये केस देखूं, ये बिल्कुल जो कॉन्फ़िगरेशन है इन्वर्ट हो गया है। यहाँ Br किस साइड पे था? राइट हैंड साइड पे, और इधर OH मेरा किस साइड पे लग गया है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो दिस इज टोटली इन्वर्जन। ओके। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि ये 100% रिटेंशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि 100% इन्वर्जन हो, ऐसा भी हो सकता है कि 50% रिटेंशन हो, 50% इन्वर्जन हो। तो ये हमारे केस कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ओके। अच्छा, अब इसके कुछ फीचर्स हैं इस मैकेनिज्म के, SN1 के। SN1 is a complex reaction. SN1 is a complex reaction and it occurs in 2 steps. ओके। एंड इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अब इसको हम कैसे बताएंगे? अब जरा इस पे फोकस करिए आप, इसमें हमें पहले स्टेप पे जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो स्टेप था ना इसका, वो इरिवर्सिबल था, फास्ट था। ओके। तो आप इस वाले स्टेप को देखिए। इसमें जो पहला स्टेप है वो आपका स्लो भी है, ओके, और रिवर्सिबल भी है। और एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो स्लो स्टेप होता है वो किसी भी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करेगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ इसके लिए आपको। रिले रेस हो रही है, 4 टीम्स बनी हुई हैं, एक टीम में 4 प्लेयर हैं। उन्हें क्या करना है? अपनी रिले रेस को जीतने के लिए सबको तेज भागना पड़ेगा। ओके। अब क्या होगा? एक टीम में तो चारों बंदे तेज भागते हैं, तो वो तो टीम फर्स्ट आ जाएगी। और एक टीम हमारी ऐसी भी हो सकती है कि एक उसमें बच्चा स्लो भागता हो, तो वो जो स्लो भागने वाला बच्चा है वो अपनी टीम को क्या करेगा? हरा देगा। ओके। तो जो स्लो भागने वाला बच्चा है वो डिटरमाइन कर रहा है कि वो रिले रेस, जो टीम है रिले रेस की, वो जीतेगी या हारेगी। ओके। तो स्लो जो स्टेप होता है वो हमेशा क्या करता है? रेट को डिटरमाइन करता है। दैट्स व्हाई स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर मैं देखूं तो इस वाली रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो केवल एक है, एंड दैट इज हेलो एल्केन। यानी अगर मैं बात करूं SN1 रिएक्शंस की, तो SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो केवल हेलो एल्केन के अमाउंट पे डिपेंड करती है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर मैं ये कंसंट्रेशन ज्यादा लूंगी तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, अगर ये कंसंट्रेशन मैं कम लूंगी तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? कम। इट मीन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन मॉलिक्यूल। यहाँ पे कहीं भी मुझे न्यूक्लियोफाइल का नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी न्यूक्लियोफाइल का कुछ इस वाले स्टेप में कहीं भी नहीं नजर आ रहा मुझे न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चेंज का कोई इफेक्ट नहीं है रेट के ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका रेट है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी इसका ऑर्डर क्या है? 1। ओके। और मॉलिक्युलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये तो 2 स्टेप प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं स्टेप 1 को देखूं तो स्टेप 1 में केवल एक ही रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का ही नंबर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो जाएगी स्टेप 1 की? 1 मॉलिक्युलैरिटी। ओके। और ऑर्डर
और अगर मैं बात करूँ स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 में आपको एक तो ये रिएक्टेंट दिख रहा है और एक ये रिएक्टेंट दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी 2। ओके, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो जो उसकी मॉलिक्युलरिटी है वही ओवरऑल उसका क्या बन जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो सॉल्वेंट है वो खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है, और वही प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब वही एज अ प्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज हो रहा है। और प्रोटिक सॉल्वेंट बहुत जरूरी है SN1 मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि अगर SN1 मैकेनिज्म में प्रोटॉन नहीं आएगा तो वो CBr बॉन्ड हमारा क्लीव नहीं होगा। ओके, प्रोटॉन का रोल क्या है, CBr बॉन्ड में से Br को अपने साथ ले जाना, ताकि C पे क्या चार्ज आ जाए प्लस, और हमें क्या मिल जाए, कार्बोकेटाइन। ओके, और स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी क्या है कि यहाँ पे इन्वर्जन भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है, और अगर इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों इक्वल है तो इसको हम बोल देते हैं रेसमाइजेशन। और ये डिटेल में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा ये मेरा चैप्टर का। तो अभी आप फिलहाल इस वाले चीज को छोड़ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, और पहले हम SN2 को स्टडी करेंगे, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब आप चेक करिए, ये मैंने CH3X और इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अपोजिट साइड से अटैक कर दिया, X के अपोजिट साइड से। बहुत इजी अप्रोच। ओके, तो ये मेरा कौन सा हैलाइड है, दिस इज 1 डिग्री हैलाइड मेथाइल। ओके, अब मैं जा रही हूँ एथाइल पर, तो यहाँ पे CH बॉन्ड में H जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय बल्की ग्रुप। पहले ये छोटा ग्रुप था और अब ये क्या हो गया, CH3 बड़ा ग्रुप हो गया। थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच में डिफिकल्टी हुई। ओके, और इस वजह से थोड़ी इसकी अप्रोच भी कम हुई, तो इट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी भी कम हुई। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब मैंने दूसरे CH बॉन्ड को भी, H को हटा के CH3 लगा दिया, तो ये मेरा 2 डिग्री हेलाइड बन गया आइसोप्रोपाइल। अगर तुम चेक करो तो ये आइसोप्रोपाइल आएगा। अब थोड़ी न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच और मुश्किल हो गई है। ओके, और अगर मैं बात करूँ टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड की 3 डिग्री, तो इसमें देखिए सारे CH बॉन्ड तीनों के तीनों, जो पहले मेथाइल में 3 CH बॉन्ड थे, अब वो मैंने तीनों H को हटा के बल्कि ग्रुप लगा दिए मेथाइल। अब तो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच और मुश्किल हो गई, वो तो बेचारा रुक ही गया वही, न्यूक्लियोफाइल कह रहा मैं नहीं जाऊंगा आगे, है ना। और अगर इस CH3 की जगह मैंने C2H5 लगा दिया सपोज, और बड़ा ग्रुप लगा दिया, तो और ज्यादा न्यूक्लियोफाइल परेशान हो जाएगा और वो रुक ही जाएगा बिल्कुल, कहेगा मैं नहीं जाऊंगा आगे, है ना। तो जितना न्यूक्लियोफाइल जाने से मना करेगा आगे, जितनी उसको डिफिकल्टी होगी जाने में, उतनी हेलाइड की जो रिएक्टिविटी रहेगी कौन सी रिएक्शन के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए, उतनी ही कम रहेगी। तो इससे मुझे एक मतलब यहाँ पे एक मुझे 2 चीजें बता रही हूँ मैं आपको। नंबर 1, स्टेरिक हिंड्रेंस, जब बल्कि ग्रुप्स लाइक ये CH3, ये CH3 सारे, ये CH3 दीज आर द बल्कि ग्रुप्स, और C2H5 की बात करूँ तो वो तो और ही बल्कि हो जाएंगे। तो जब बल्कि ग्रुप्स कार्बन एटम पे जिसपे कि X एटम प्रेजेंट होता है, उसकी मतलब उसमें इनहिबिट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को इनहिबिट करते हैं, तो इस हिंड्रेंस को, इस इनहिबिटिंग इफेक्ट को हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। और जितने बल्कि ग्रुप बड़े होंगे या जितने ज्यादा होंगे, उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगी, तो उतना न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच डिफिकल्ट होगी और उतनी रिएक्टिविटी हेलाइड की कम हो जाएगी। तो यहाँ से एक हमें ऑर्डर मिल गया, ये वाला 3 डिग्री हेलाइड्स लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, एंड 1 डिग्री हेलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना, और लर्न करने से ज्यादा समझना इस चीज को कि टर्शरी हेलाइड में ज्यादा बल्कि ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल जाने से मना करेगा, मतलब उसकी अप्रोच डिफिकल्ट होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो इसलिए ये रिएक्टिविटी इसकी हेलाइड की कम रहेगी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ओके, तो ये तो मेरा एक पॉइंट हो गया। और एक हम दूसरी तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इन सब केस में X सेम था, R डिफरेंट था, कार्बन की लेंथ फर्क थी, है ना, कार्बन का। और यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, RF, RCl, RBr, RI, R तो सेम ही है कार्बन की चेन लेंथ, फर्क किसमें है, FCl, BRI। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि आई का साइज बड़ा है, तो जो CI बॉन्ड होगा, RI बॉन्ड होगा, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो ये RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा SN2, और ये SN1 के लिए भी सेम ही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि आई तो बड़ा ही है ना, आई तो छोटा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आई का जितना साइज बड़ा होगा, उतना ये RI बॉन्ड जल्दी टूटेगा और उतना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा आई। और अगर मैं बात करूं F की, तो RF की रिएक्टिविटी सबसे कम SN2 के लिए भी, SN1 के लिए भी, क्योंकि F का साइज बहुत छोटा है, RF बॉन्ड बहुत छोटा है, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई, आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज। ओके, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। तो अब क्योंकि SN1, ऐसे याद करो, SN1 अकर इन 2 स्टेप, और पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उतनी जल्दी बनेगा वो, है ना। तो अब आपको ये पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है,
3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर हमें पता ही है, हमें क्लास 11 से पढ़ते ही हैं ये चीज, है ना। तो यहाँ पे आपको वो ना पढ़ के बस आपको क्या पढ़ना है कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की है उतनी जल्दी वो बनेगा अल्काइल हैलाइड से और उतनी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी SN1 की। ओके, तो अब हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर मिल गया कि 3 डिग्री हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हैलाइड्स। तो अगर मैं बात करूं टर्शियरी ब्यूटाइल, रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि अगर मैं CX बॉन्ड तोड़ू तो C पे प्लस चार्ज आएगा, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, हेंस ये आपका ज्यादा रिएक्टिव है। फिर बात करूं आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल आपका क्या है, दिस इज 2 डिग्री, क्योंकि अगर मैं इस कार्बन और X बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ, X पे नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा, C पे प्लस चार्ज, तो ये आपका कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री, इसमें 2 कार्बन से सराउंडेड है ये कार्बन, है ना। तो इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी कम होगी तो थोड़ी रिएक्टिविटी भी कम होगी। बात करूं 1 डिग्री की एथाइल की स्पेशली, तो इस केस में तो क्या होगा, यहाँ पे C पे प्लस चार्ज प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो थोड़ी रिएक्टिविटी और कम हो गई इसकी। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर मिल गया 3 डिग्री हैलाइड्स more reactive than 2 degree, more reactive than 1 degree. ओके, नेक्स्ट जो RF, RCl, RBr, RI सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा, I, यानी RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किस केस में, SN1 के केस में भी। तो ये तो आपका ऑर्डर देखो सेम ही है, SN2 में भी यही ऑर्डर था, SN1 में भी यही ऑर्डर है, तो इसमें तो आपको कुछ ज्यादा देखना ही नहीं है। नेक्स्ट, अब हम थोड़े से ऐसे हेलाइड्स लेंगे जिसमें रेजोनेंस आ जाएगा। तो एक तो आपका एलाइलिक हेलाइड्स रेजोनेंस शो करते हैं और एक आपके बेंजाइलिक हेलाइड्स, तो इनका भी जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना वो रेजोनेंस शो करेगा, आई विल शो। ये देखिए दिस इज एलाइल हेलाइड, है ना, जिस C पे X जुड़ा है उस C के एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, एलाइल ग्रुपिंग, एंड दिस इज एलाइल हेलाइड। ये X मैंने यहाँ तोड़ दिया, नेगेटिव करके अलग हो गया, इस C पे प्लस चार्ज आ गया। ओके, तो ये प्लस चार्ज अब किधर देखो, ये वाले लोन, ये बॉन्ड पेयर है, ये आगे जा सकता है इधर, तो ये बॉन्ड आपका आगे जाएगा, C का प्लस चार्ज खत्म हो गया और इस C के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये मैंने देखो दोनों स्ट्रक्चर शो कर रखे हैं, एलाइल कार्बोकेटायन, इस C पे प्लस चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, फिर इस पे डबल बॉन्ड, इस पे प्लस चार्ज, तो देयर इज अ रेजोनेंस एंड ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट्स व्हाई ये ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस नहीं दिख रहा है ना हमको, हमें ज्यादा रेजोनेंस हमें यहाँ दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई आपका ये बनेगा और इसकी रिएक्टिविटी जो रहेगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन बहुत ज्यादा रहेगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है, इसमें क्या है, बेंजीन रिंग पे CH2 और उस पे आपका X जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, अब क्या होगा, इस X को मैंने एज X नेगेटिव हटा दिया, तो इस CH2 पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस, ये दिख रहा है आपको। अब लो, ये जो बॉन्ड पेयर है इसकी टेंडेंसी क्या है, ये कॉन्जुगेशन में है, C प्लस और कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, इट विल मूव लाइक दिस, इस C का प्लस चार्ज खत्म, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस, और एक एक करके हम जब आगे आगे शिफ्ट करते जाएंगे तो टोटल हमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, 5। तो ये भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो ये भी आपका कौन सी रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा, किसके लिए, किस मैकेनिज्म के लिए, SN1 के लिए। तो मेरी लाइन को ध्यान से सुनिए, आपके जो 1 डिग्री हैलाइड्स होते हैं दे विल रिएक्ट मोर फ्रॉम SN1 SN2 मैकेनिज्म। अगर मैं बात करूँ 3 डिग्री हैलाइड्स तो मोर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ओके, और अगर मैं बात करूँ एलाइल हैलाइड्स की एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स की, तो दे आल्सो रिएक्ट थ्रू SN1। और 2 डिग्री हैलाइड्स की अगर बात करें तो वो बीच में है, वो दोनों से कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि प्रोटिक सॉल्वेंट है कि नहीं है, और वैसे भी प्रोटिक सॉल्वेंट का होना जरूरी है SN1 के लिए। ओके, नाउ कम टू डिफरेंस, कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2। इसमें आपको सिमिलैरिटी भी आ सकती है, डिफरेंस भी आ सकता है ना, लेकिन मेनली हमने यहाँ पे डिफरेंस ही ले रखा है। नंबर 1 पैरामीटर, पहला रिएक्टिविटी ऑफ RX, है ना, तो आपको ये पता है SN1 के लिए क्या रिएक्टिविटी है, सबसे SN1 ऐसे सोचेंगे, SN1 2 स्टेप में हो रही है कार्बोकेटायन, ओहो तो 3 डिग्री, तो 3 डिग्री हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एंड मोर रिएक्टिव देन Me। ये मेरा एथाइल होगा तो ये मेरा Me आ गया, ठीक है। और SN2 के लिए रिवर्स इज द ऑर्डर, 1 डिग्री की ज्यादा रिएक्टिविटी है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसलिए कम रिएक्टिविटी। नंबर 2 न्यूक्लियोफाइल, तो SN1 में सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, ओके, एंड SN2 में जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो चाहिए हमको, जो कि वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सके, यानी हैलाइड आयन को रिप्लेस कर सके। सॉल्वेंट SN1 में हम प्रोटिक लेते हैं, SN2 में ए प्रोटिक लेते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो SN1 में इन्वर्जन भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है, 100% इन्वर्जन, 100% रिटेंशन, और 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ओके, और SN2 में हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन ही होगा, ये पक्का। इसके बाद नेक्स्ट काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो SN1 इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड SN2 इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एंड अगर मैं टाइप की बात करूँ
SN1 आपका 2 स्टेप में होता है, या आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इट अकर इन 2 स्टेप, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और SN2 आपका क्योंकि एक ही स्टेप में होता है तो इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, तो अब एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड CH2Cl जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन डायरेक्ट Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप चेक करिए इसकी डिग्री। तो दिस कार्बन इट इज ज्वाइंड विद दिस कार्बन, इट मींस इट इज 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री हैलाइड। और अगर मैं बात करूं इस कार्बन की जिसपे कि Cl लगा हुआ है, इट इज ज्वाइंड विद 2 कार्बन्स, तो ये आपका कौन सा हैलाइड होगा, 2 डिग्री। और क्योंकि मुझे SN2 के लिए रिएक्टिविटी बताना है, SN2 मेरा एक स्टेप में होता है, तो 1 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, दैट्स वाई आपका ये वाला हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ओके, सेकंड, ये आपके कितने कार्बन है, 4 कार्बन पे I जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी SN2 के लिए, फटाफट ये आपकी I की रिएक्ट, I ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, बड़ा साइज है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी SN2 के लिए भी और SN1 के लिए। ओके, तो आपको इस तरीके से ये आपका SN2 SN1 पे अपना कमांड करना है। ओके, तो ये जब आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसके आगे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, एंड थैंक यू।